हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज एमए फाइनल ज्योग्राफी के अंदर वन संरक्षण और उसके महत्व, सामाजिक वानिकी क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वन संरक्षण है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, इसके लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए गए हैं। देखो, वन से संबंधित जो प्रथम नीति आई थी वो 1894 के अंदर आई थी, ब्रिटिश काल के अंदर। स्वतंत्र भारत में वनों के कंजर्वेशन के लिए प्रथम वन नीति बनाई गई 1952 के अंदर, और इस वन नीति को 1988 के अंदर 1988 के अंदर इसको संशोधित किया गया, और इस संशोधन के द्वारा ये तय किया गया कि भारत के कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग पर वन होना जरूरी है, यानी 33% भाग पर वन होना जरूरी है। उसमें जहाँ मैदानी भाग है वहाँ 25% वन होना जरूरी है, जहाँ पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे 60% वन होना जरूरी है। तो इस प्रकार के प्रबंध किए गए हैं, लेकिन अभी यानी भारत में केवल 15 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 33% भाग से अधिक वन है। 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे 75% से भी अधिक वन क्षेत्र है। वन संरक्षण के लिए एक अधिनियम आया 1980 में, वन सर्वेक्षण अधिनियम 1980 के अंदर ये अधिनियम पारित किया गया। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके दिसंबर 1980 में संपूर्ण भारत में लागू हुआ, और इस कंजर्वेशन एक्ट के तहत, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत कुछ प्रावधान किए गए, जिससे यानी कि जो वनों की कटाई हो रही है, जो वन क्षेत्र है दिनों दिन घटते जा रहे हैं, तो इनके कंजर्वेशन के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, जिसमें वन अधिनियम 1980 के तहत पहला नियम बनाया गया कि जंगलों का अनारक्षण या कोई गैर वन उद्देश्य के लिए वन भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध है। यदि कोई भी संस्था या व्यक्ति यदि किसी गैर वन उद्देश्य के लिए, अपने निजी स्वामित्व के लिए, किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए, आवास के लिए, परिवहन के लिए, यदि उस भूमि का यानी कि उपयोग करता है तो उस पर प्रतिबंध है, और वह उसका उपयोग नहीं कर सकता है, करता है तो उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान रखा गया। दूसरा उपाय ये किया गया कि वन सर्वेक्षण के लिए एक सलाहकार समिति गठित होगी। इस सलाहकार समिति में वनों की कटाई से संबंधित है, वनों के संरक्षण से संबंधित है, कुछ मुद्दे हैं उसको निपटाया जाएगा। समय समय पर ये समिति ये भी सुझाव देगी कि वनों का सर्वेक्षण किस प्रकार किया जाए, इनका वनों के विस्तार के लिए कौन कौन से नियम बनाए जाए, कौन कौन सी यानी कि उपयोग किए जाए, ताकि यानी कि वनों का विस्तार हो सकें। इसके लिए व्यक्ति या समुदाय, निजी एनजीओ, इनको भी शामिल किया गया है। इनके अलावा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कोई भी यानी कि व्यक्ति वनों की कटाई करता है और बिना अनुमति से करता है, या जहाँ पे भी आरक्षित वन है, रिजर्व जो फॉरेस्ट है उसमें वन विभाग की बिना अनुमति से न तो वनों की कटाई हो सकती है और न ही कोई पशु चारण होता है। तो यदि ऐसी स्थिति में कोई कटाई करता है आरक्षित वनों पर तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और समय समय पर वन संरक्षण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास में रहेगी।
और ज़रूरत पड़ने पर राज्य सरकार भी इसमें कुछ नियम बना सकती है। लेकिन संसद के द्वारा वन सर्वेक्षण से संबंधित यानी कि नियम बनाने की शक्ति भी वन अधिनियम 1980 प्रदान करता है। ये वन सर्वेक्षण के संबंध में कुछ यानी कदम उठाए गए हैं। अब यदि वनों का महत्व देखें तो वनों का महत्व, वन एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है जिसका देश की अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान है और इसके द्वारा कई प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। यदि अपन प्रत्यक्ष लाभ की बात करें तो प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत वनों से घरेलू एवं व्यापारिक उपयोग हेतु मूल्यवान लकड़ी प्राप्त होती है। इनके अलावा कागज़, दिया सिलाई, खेल का सामान, लाख, प्लाईवुड, फर्नीचर आदि उद्योग है वो सीधे तौर पर वनों से प्राप्त कच्चे माल पर ही आश्रित है। यानी बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो वनों से प्राप्त कच्चे माल पर आश्रित है और वनों से कई यानी कि गौण उत्पाद भी प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग घरेलू उद्योगों के इस्तेमाल में किया जाता है, जिनमें जैसे लाख है, गोंद है, राल है, चमड़ा रंगने के पदार्थ है, औषधियाँ एवं जड़ी बूटियाँ हैं या शहद है, मसाले हैं। ये बहुत सारे जो पदार्थ है वो वनों से प्राप्त होते हैं। वनों से लगभग 4 मिलियन लोगों को लकड़ी काटने, उनका चीरने या फर्नीचर निर्माण करने या वनों उपज संग्रहण आदि व्यवसाय में रोजगार की सुविधा भी प्राप्त होती है और व्यवसाय उपयोग हेतु प्रतिवर्ष वनों की नीलामी से राजकोष में भी आय प्राप्त होती है। वनों उपज के निर्यात से देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी यानी देश को विदेशी जो बहुमूल्य मुद्रा है वो प्राप्त होती है और वनों में पशु चारण से पशुपालन और डेयरी उद्योग को भी मदद मिलती है। इसके साथ ही वन वन्य जीवों और पक्षियों के प्राकृतिक आवास भी होते हैं जो पर्यटकों, सैलानियों, प्रकृति प्रेमियों, आखेटकों को आकर्षित करते हैं और इन्हें राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के तौर पर अच्छी पिकनिक और पर्यटन स्थलों में विकसित कर आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी की जा सकती है। तो बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो वनों से प्रत्यक्ष यानी प्राप्त होते हैं। यदि वनों से अप्रत्यक्ष की लाभ की बात करें तो वन जलवायु को सीधे प्रभावित करते हैं। इनकी तापमान, आर्द्रता और वर्षा नियंत्रण में भी प्रभावशाली भूमिका होती है। वनों का कार्बन चक्र में भी प्रमुख भूमिका होती है। ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर वायु की शुद्धता को बनाए रखने में और वायुमंडलीय प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायक सिद्ध होते हैं। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या और इस यानी कि भागदौड़ भरी जिंदगी में उद्योगों का विस्तार ज़्यादा हो रहा है, जगह जगह वनों की कटाई हो रही है और इस वजह से यानी जो एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण अधिक बढ़ गया है। तो इन वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए यानी वृक्षारोपण होना ज़रूरी है, वो ही वायुमंडल को शुद्ध कर सकते हैं। वन मृदा अपरदन या अवक्रमण है उनको नियंत्रित करते हैं, बाढ़ को भी नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। भूमि उद्धार में वृक्षारोपण का भी विशेष महत्व होता है। इसके अलावा वन जल चावन में भी मददगार होते हैं, जिससे भूगर्भ जल स्तर को कायम रखा जा सकता है। यानी बारिश का जो पानी होता है वो भी वनों की जड़ों के द्वारा यानी ग्राउंड वाटर लेवल में पहुंचता है, भूगर्भ में पहुंचता है। इससे जो भूजल है वो रिचार्ज होने में भी मदद मिलती है। इनके अलावा वन पेड़ पौधों की पत्तियों को सड़ने या मिट्टी में मिलने से मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ती है और मिट्टी उपजाऊ बनती है। भारत में वन है वो वन्य जीवन से संबद्ध है। लगभग 500 जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं वो इन जंगलों में ही निवास करती है।
वनों से प्राकृतिक सौंदर्य में भी वृद्धि होती है, जिससे पर्यटक, सैलानी और प्रकृति प्रेमी आकृष्ट होते हैं। वनों में कई आदिम जनजातियां भी निवास करती है। उनके लिए सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्व होता है और उनकी जीवन पद्धति और अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विशेषताएं वन पर्यावरण पर ही आधारित होती है। बहुत सारे प्राचीन समय में हमारे ऋषियों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने जो जिनकी चरण स्त्री ली है वो इन वनों जंगलों में रही है, जिन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक चिंतन को समृद्ध किया है और ऐसे शांति और स्वच्छ वातावरण में जाकर भौतिक और मानसिक तनावों से मुक्ति भी मिलती है और एक नई तेजस्विता और ऊर्जा का संचार होता है। तो मित्रों, वनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत सारे लाभ है। वर्तमान में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों की वजह से वर्तमान समय के अंदर जो एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, वो बढ़ता ही जा रहा है और बड़े बड़े महानगरों की स्थिति है वो बहुत भयानक होती जा रही है। बड़े महानगरों के अंदर लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती रहती है, फेफड़ों संबंधी बहुत सारी बीमारियां होती है। यानी जो वायु की शुद्धता है वो शहरों के अंदर आजकल घटती जाती है। इसीलिए वनों का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। अब वनों के संरक्षण के अलावा इससे संबंधित एक टॉपिक है सामाजिक वानिकी। तो मित्रों, सामाजिक वानिकी होती क्या है और सामाजिक वानिकी के जो 3 भाग होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मित्रों, सामाजिक वानिकी है, सामाजिक वानिकी की जो प्रथम अवधारणा प्रस्तुत की थी, सामाजिक वानिकी की प्रथम अवधारणा ये 1986 में वेस्त्रावी ने की थी। 1986 के अंदर वेस्त्रावी ने सामाजिक वानिकी की प्रथम अवधारणा प्रस्तुत की गई। सामाजिक वानिकी का मतलब होता है कि समुदाय के द्वारा, किसी समाज के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा या एनजीओ के द्वारा, सरकार के द्वारा वृक्षारोपण होना या फिर यानी कि जो समाज की वनों की आवश्यकता है, ईंधन की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करना। इसके अंतर्गत विस्तृत जो संकल्पना दी गई है सामाजिक वानिकी की, उसमें राष्ट्रमंडल देशों के द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत में सामाजिक वानिकी को जो कार्यक्रम है, भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1978 के अंदर अपनाया गया। 1978 में 60 पंचवर्षीय योजना के तहत इसको अपनाया गया है। यानी इसके तहत, इस कार्यक्रम के तहत जो प्रमुख लोगो रखा गया था वो था लोगों के द्वारा लोगों के लिए। यानी भारत के अंदर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1978 में 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया और इस कार्यक्रम की जो थीम थी वो थी लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। इस कार्यक्रम की अवधारणा के तहत यानी कि जो 5F की अवधारणा आई, 5F की अवधारणा, यानी सामाजिक वानिकी के जो उद्देश्य थे उसमें 5F की अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं। उसमें 5F की अवधारणा आई। उसमें 5F के अंदर क्या था? फर्स्ट F का मतलब फ्यूल यानी ईंधन, जो आवश्यक ईंधन है लकड़ी जलाने से संबंधित है उसकी पूर्ति करना। दूसरा है फर्टिलाइज़र, F यानी फर्टिलाइज़र, खाद का निर्माण करना, जैविक खाद वगैरह है उनका निर्माण करना। तीसरा है फॉडर यानी कि पशुओं के लिए चारे का निर्माण करना, पशुओं के लिए चारे का निर्माण करना। और फिर है फ्रूट्स, फल फूलों का विकास करना। और इसके साथ यानी फाइबर यानी रेशा का निर्माण करना। तो सामाजिक वानिकी के तहत 5F की अवधारणा आई, जिसमें फ्यूल यानी ईंधन, फर्टिलाइज़र खाद का निर्माण, जैविक खाद का निर्माण, पशुओं के लिए फोल्डर यानी चारा,
फल फ्रूट का यानी कि विकास करना और इसके साथ साथ रेशे का भी निर्माण करना, ये 5F की अवधारणाएं आई है। अब सामाजिक वानिकी के तहत जो जलाऊ लकड़ी है उसकी पूर्ति करना है, या पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना है, जैविक खाद का निर्माण करना है, ये बहुत सारे उद्देश्य रखे गए थे। उनमें से सामाजिक वानिकी को अपन 3 घटकों में पढ़ सकते हैं, जिसमें एक है शहरी वानिकी, दूसरी है ग्रामीण वानिकी और तीसरी है फार्म वानिकी। यानी सामाजिक वानिकी के 3 भाग होते हैं, जिसमें शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरी वानिकी के ग्रामीण जो वानिकी है उसमें कृषि वानिकी आती है और सामुदायिक वानिकी आती है। अब इनके अलावा भारत में 1976 के अंदर 1976 में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और वो राष्ट्रीय कृषि विभाग के द्वारा किया गया। इसमें मुख्य विषय था जलावन लकड़ी। तो सामाजिक वानिकी की जो मुख्य उद्देश्य था वो जलावन लकड़ी है, उनका निर्माण करना है, उसकी पूर्ति करना है। इसी उद्देश्य से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम अपनाया गया है। और सामाजिक वानिकी के अंदर सर्वप्रथम अपन लेते हैं शहरी वानिकी। शहरी वानिकी में शहरी क्षेत्रों के आसपास जहाँ हरित पट्टी का विकास करना। शहरी वानिकी के अंतर्गत क्या होता है, शहरी क्षेत्र के आसपास जैसे सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग के आसपास है, या फिर कोई सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक जो स्थान है उनमें, या बहुत सारे यानी कि पार्क है, इन यानी कि क्षेत्रों के अंदर जहाँ शहर के आसपास हरित पट्टी का विकास करना। और नगरों में 8 से 10% वन होने अनिवार्य है माना गया। शहरी वानिकी के तहत शहरों के आसपास जो खाली जगह पड़ी है वहाँ हरित पट्टी का विकास करना शहरी वानिकी का प्रमुख उद्देश्य था। इसके तहत नगरों में कम से कम 8-10% वन होने भी जरूरी है। 1913 में प्रथम बार शहरी वनासाधन को भी वन सर्वे में शामिल किया गया। यानी शहरी वानिकी के अंतर्गत 1913 में प्रथम बार शहरी वनासाधन को भी वन जो सर्वेक्षण होता है उसमें शामिल किया गया। दूसरी आती है शहरी के बाद में ग्रामीण वानिकी। तो मित्रों, ग्रामीण वानिकी के 2 भाग है, कृषि वानिकी और सामुदायिक वानिकी। कृषि वानिकी का क्या मतलब होता है कि कृषि के साथ साथ यानी कि वानिकी को भी अपनाना, कृषि के साथ साथ वृक्षारोपण भी करना। यूँ कहे तो कृषि अनुपयोगी भूमि पर वानिकी को अपनाना। जहाँ पे कृषि के साथ साथ जो कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि है, जैसे मेड़ क्षेत्र है या प्रतिभूमि है, मेड़ क्षेत्र या प्रतिभूमि के अंतर्गत इन क्षेत्रों के अंदर जहाँ खाली ज़मीन पड़ी है वहाँ पर वृक्षारोपण करना, वनों को लगाना। तो कृषि वानिकी का अर्थ है कि कृषि के साथ साथ जहाँ पे अनुपयोगी जो भूमि होती है, जो खाली ज़मीन पड़ी रहती है, वहाँ पे वानिकी को अपनाना, या यूँ कहे कि वहाँ पे वृक्षारोपण करना। और ग्रामीण वानिकी का दूसरा जो भाग है सामुदायिक वानिकी। सामुदायिक वानिकी के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें प्रत्येक यानी कि गांवों के अंदर या कहीं शहरी क्षेत्रों के अंदर जो ओरण भूमि होती है, देव भूमि होती है। सामुदायिक वानिकी के अंतर्गत क्या होता है, ओरण, देव भूमि, गोचर, ये जो भूमियाँ होती है प्रत्येक ग्राम पंचायत के आसपास ही ओरण क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत गांव के पास में खाली ज़मीन पड़ी रहती है और उसको अपन यानी कि ओरण क्षेत्र कहते हैं। तो उन ओरण क्षेत्र में भी वानिकी को अपनाना, वहाँ पे वृक्षारोपण करना। जहाँ विभिन्न देव स्थान हैं उनके आसपास जो खाली ज़मीन पड़ी है
उन पर भी यानी कि वृक्षारोपण करना। और जो गोचर भूमि है, गोचर भूमि क्षेत्र में भी वानिकी को अपनाना। इसके अलावा जो तालाब के आसपास, जैसे तालाब है, तालाब के आसपास भी यानी कि तालाब भूमि है उसके आसपास भी वानिकी को अपनाना। तो सामुदायिक वानिकी का मतलब है कि समुदाय के द्वारा, गांव की समुदाय के द्वारा ओरण भूमि, देवभूमि, गोचर भूमि या तालाब के आसपास जो भूमि खाली पड़ी है वहाँ पर वानिकी को अपनाना, वृक्षारोपण करना, ये सामुदायिक वानिकी कहलाता है। इसके अलावा इसका तीसरा जो घटक है जिसको अपन कहते हैं फार्म वानिकी। तो फार्म वानिकी के अंतर्गत फल या अन्य उत्पाद के फार्म विकसित करना। फल या अन्य जो उत्पाद है जो विकसित करना। निजी क्षेत्र के अंदर फल या अन्य उत्पाद है, फल है, फूल है, तो ये या अन्य उत्पाद है, अन्य उत्पाद है, फल, सब्जियां, नर्सरी को लगाना, ये सारे जो फार्म वानिकी आते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष निजी तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो निजी रोपणी कार्यक्रम में इसमें यानी कि वनों का विस्तार करने के लिए फल, फूल या अन्य उत्पाद को लगाना, वो किसी व्यक्ति या निजी एनजीओ के द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, फार्म वानिकी। सरकार के द्वारा भी विभिन्न नर्सरियां लगाई जाती है वन विभाग के द्वारा, और इसके अलावा निजी तौर पर बहुत सारे फल फूलों से संबंधित, अन्य उत्पादों से संबंधित जो निजी नर्सरी लगाते हैं वो फार्म वानिकी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब भारत में जो सामाजिक वानिकी अपनाई गई है, इन सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सामाजिक वानिकी के जो उद्देश्य है उनमें ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन या जलावन लकड़ी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। यानी सामाजिक वानिकी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो ईंधन और जलावन लकड़ी है उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना। दूसरा उद्देश्य इसमें रखा गया है कि गांवों में मकान बनाने के लिए लकड़ी का प्रबंधन करना और मृदा अपरदन एवं बाढ़ को नियंत्रण करना। इसके साथ साथ जो मृदा अपरदन बाढ़ है उसको भी नियंत्रण करना, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता करना और गांवों के चारों तरफ हरित पट्टी का विकास करना। गांव के चार तरफ है वो हरित पट्टी का विकास करना भी सामाजिक वानिकी का उद्देश्य रखा गया है। आंधी या तूफान की तीव्रता को कम करने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, भूमिगत जल स्तर को भी बढ़ाना। इसके साथ साथ वन उत्पाद, सहकारी संगठन, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता सामाजिक वानिकी के भी उद्देश्य रखे गए थे। भारत में सामाजिक वानिकी को लक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। यानी जितने उद्देश्य रखे गए थे, चाहे वन उत्पाद का निर्माण करना है या गांवों के अंदर जो ईंधन और जलावन लकड़ी है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है, चारे की उपलब्धता करना है, बहुत सारे ऐसे उद्देश्य रखे गए थे, लेकिन उनको निश्चित एक जो लक्ष्य था उन तक सफलता नहीं हो पाई है, वहाँ तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। उसके पीछे क्या कारण रहे हैं कि पूर्ण रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं सामाजिक वानिकी के तहत? तो उनमें जो कारण आए हैं सामने कि एक तो इस सामाजिक कार्यक्रम जो वानिकी कार्यक्रम है इसमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया गया था, क्योंकि गांव के अंदर ज़्यादातर ईंधन लाने का काम है, जलावन लकड़ी को इकट्ठा करने का काम है, चारागाह यानी कि पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करने का काम है, ये ज़्यादातर महिलाएं करती है, तो इनको महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया गया। दूसरा ये भी कारण रहा कि जलाऊ या ईंधन लकड़ी के स्थान पर इमारती लकड़ी को रूप में प्रयोग होने लगा। जहाँ ईंधन के लिए लकड़ी थी उसकी जगह इमारती लकड़ी का प्रयोग होने लगा। राष्ट्रीय वन नीति के जो नियम थे वो भी कठोर नहीं थे और कृषि वानिकी में प्रकाश प्रिय पौधे के कारण भूमि की यानी कि उर्वरकता है वो नष्ट होने लगी।
तो कृषि वानिकी के अंदर प्रकाश प्रिय पौधे के कारण भूमि की अनुउर्वरकता है वो भी बढ़ने लगी, जिससे सामाजिक वानिकी है वो अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई है। लेकिन फिर भी ये जो उद्देश्य रखे गए थे उस उद्देश्य के तहत सामाजिक वानिकी में काफ़ी हद तक लक्ष्य प्राप्त हुए हैं।